नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों अपने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स में चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई वोल्टेज है। ए ऑप्शन है आपके पास 110 वोल्ट, बी ऑप्शन है 48 वोल्ट, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट और डी ऑप्शन है 5 वोल्ट। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? 120 वोल्ट। यानी जो अपने घरों के अंदर जो मेन सप्लाई होती है वो कितनी वोल्ट होती है? वो 220 वोल्ट होती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डैश का उपयोग करके सब प्रारंभ किया जाता है। यानी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रतिरोध का, बी ऑप्शन है संधारित्र का, सी ऑप्शन है इंडक्टर का और डी आपके पास है अर्धचालक का। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हो? तो कैपेसिटर का। कैपेसिटर को किस वाइंडिंग के श्रेणी में लगाते हैं? तो कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में लगाते हैं। कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाते हैं। और ये क्या कैपेसिटर वर्क क्या करता है? तो यू जो एक फेज होता है उसको क्या करता है? दो फेज में, यानी एक फेज को दो फेज में विभक्त करता है, विभाजित करता है और मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन आपके पास प्रतिरोध का, बी ऑप्शन है ओवरलोड रिले का, सी ऑप्शन है कॉन्टैक्टर का और डी ऑप्शन है फ्यूज का। तो शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो आप फ्यूज का उपयोग करते हैं। और ओवरलोड रिले का उपयोग आप कब करते हैं? ओवरलोड रिले का उपयोग करते हैं ओवरलोड होने से बचाने के लिए ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? डी फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। संधारित्र की इकाई होती है, यानी जो कैपेसिटर होता है कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? तो कैपेसिटर की इकाई क्या होती है? ए ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है फेराड, सी ऑप्शन है हेनरी और डी ऑप्शन है वोल्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? फेराड। यानी कैपेसिटर की जो इकाई होती है संधारित्र की कैपेसिटेंस की वो इकाई क्या होती है? फेराड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सीसा एसिड बैटरी डैश को विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है। यानी लेड एसिड जो बैटरी होती है उसके अंदर आप किसका इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? H2SO4 तनु गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल। यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। ये HCl जो है ये किस में करते हैं? ये आप करते हैं निकल आयरन सेल में। H2SO4 किस में हो गया? लेड एसिड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्ट कितना होता है? यानी जो एक शुष्क सेल ड्राई सेल होता है उसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है? तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। ए ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। समांतर में जुड़े 3 ओम के 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी ये इस प्रकार कह रहा है।
ये भी 3 ओम का है, ये भी 3 ओम का है और ये भी 3 ओम का है। तीनों जब समांतर में जुड़े हैं तो अपने फॉर्मूला के अनुसार जब समान मान के प्रतिरोध समान संख्या के हो तो क्या होता है, प्रतिरोध मान बटे में प्रतिरोध की संख्या। तो यहाँ से कितना आएगा, 1 ओम। 1 ओम आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है। फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर में आपके पास 4 डायोड होते हैं। एक डायोड जो होता है हाफ वेव में होता है और 2 डायोड का उपयोग आप सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है। तो अवरोधक यानी इंसुलेटर नहीं है, तो इनमें से कौन सा इंसुलेटर नहीं है। ए अब्रक, अब्रक तो इंसुलेटर है। बी ऑप्शन है आपके पास ग्रेफाइट, सी ऑप्शन है प्लास्टिक और डी ऑप्शन है पोर्सलिन। तो यहाँ से इंसुलेटर नहीं है, तो इंसुलेटर कौन सा नहीं है, ग्रेफाइट नहीं है। बाकी ये अब्रक हो गया, प्लास्टिक हो गया, पोर्सिलिन हो गया, ये क्या है, इंसुलेटर है यानी विद्युत के कुचालक है। और ग्रेफाइट है, ये क्या है, विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट का इसका अपने उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग अपने करते हैं ब्रश बनाने में, ब्रशेज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। डीसी जनरेटर, मोटर इत्यादि में सप्लाई लेने और सप्लाई प्रदान करने के लिए अपने ब्रश बनाते हैं। और वो ब्रश किसके होते हैं, कार्बन ग्रेफाइट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है। यानी ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से किसकी दक्षता जो होती है वो सर्वाधिक मैक्सिमम होती है। तो ए ऑप्शन है आपके पास सिंक्रोनस मोटर, बी ऑप्शन है डीसी मोटर, सी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर और डी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। यानी दिए गए ऑप्शनों में से ट्रांसफार्मर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्थैतिक युक्ति है, इसमें कोई घूर्णनशील वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसमें विंड एंड फ्रिक्शन लॉसेज क्या होते हैं, शून्य होते हैं। और ये सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर और इंडक्शन मोटर, इनमें क्या होता है, रोटेशन होता है यानी घूर्णनशील भाग होता है। इसमें घूर्णनशील भाग होता है तो इसमें विंड एंड फ्रिक्शन लॉसेज क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो दक्षता क्या होती है, मिनिमम होती है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। यानी जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उनमें कौन सी जो मात्रा होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। तो ए ऑप्शन है करंट, बी ऑप्शन है वोल्टेज, सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती, डी ऑप्शन है ये सभी। तो पावर जो ट्रांसफार्मर होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर हो या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवर्ती, ये क्या है, परिवर्तित नहीं होती है, स्थिर रहती है। और एक और ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होती है, वो होती है इनपुट और आउटपुट पावर। यानी ट्रांसफार्मर की इनपुट पावर बराबर होती है आउटपुट पावर के। तो ट्रांसफार्मर इन दो में चेंज नहीं करता है, किसमें, फ्रीक्वेंसी में और पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स होती है। यानी जो स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर स्लिप रिंग्स पूछा है। तो स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग नहीं होती है, तो यहाँ से इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ए का राइट आंसर होगा यानी 0। स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप रिंग नहीं होती है। तो स्लिप रिंग किस मोटर के अंदर होती है, स्लिप रिंग होती है
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या वाउंड राउंड मोटर में किसमें होती है? वाउंड राउंड रोटर, या इसका एक अन्य नाम है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, उसके अंदर होती है। और उसके अंदर कितनी स्लिप रिंग होती है? अगर ये मोटर स्टार कनेक्टेड है तो इसके अंदर कितनी स्लिप रिंग होगी? 4 स्लिप रिंग होगी। अगर ये डेल्टा कनेक्टेड है तो इसके अंदर कितनी होगी? 3 स्लिप रिंग होगी। यहाँ से ध्यान रखिए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के अंदर कितनी स्लिप रिंग्स होती है, तो आपको वहाँ से ऑप्शन दे के आपको पता करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बिजली का हीटर तैयार करने के लिए का उपयोग किया जाता है, यानी बिजली का हीटर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? तो ए ऑप्शन है आपके पास स्टील का, बी ऑप्शन है कॉपर का, और डी ऑप्शन है नाइक्रोम का, और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम आपका राइट आंसर होगा। नाइक्रोम का क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। और नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो नाइक्रोम होता है निकिल प्लस क्रोमियम का। निकिल प्लस क्रोमियम का मिश्रण होता है। 80% इसमें निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है। तो हीटिंग एलिमेंट जो भी है, प्रेस, हीटर, गीजर, ओवन, केंतली, जो भी है, इसमें जो हीटिंग एलिमेंट जो बना होता है वो किसका होता है? वो हमेशा नाइक्रोम का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ओम सूत्र का पालन हो रहा है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन जो ओम के नियम का पालन करता है? आपको पता है कि ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V समानुपाती I होता है। अब जब समानुपाती का आप चिन्ह हटाते हैं तो V बराबर क्या आता है? I R आता है। और जब अपने तो यहाँ से अपने निकालते हैं तो I जो अपने निकालते हैं, I वो अपना आता है V अपॉन में R आता है, और जो R आता है वो आता है V अपॉन में I। तो यहाँ से अपने 3 फॉर्मूले होते हैं। V बराबर होता है I इंटू R, और I बराबर होता है V अपॉन R, और R होता है V अपॉन I। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही है? तो I बराबर वी आर। तो क्या I बराबर वी आर होता है? तो नहीं होता, ये आपसे गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है I बराबर वी स्क्वेयर अपॉन R, तो ये भी नहीं होता, रॉन्ग हो जाएगा। I स्क्वेयर बराबर V अपॉन में R, तो ये भी नहीं होता, गलत हो जाएगा। तो V बराबर I इंटू R, यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा? डी, V बराबर I इंटू R। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में होता है। स्थिर विद्युत चार्ज वाले क्षेत्र में क्या होता है? ए ऑप्शन है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, और डी ऑप्शन है गामा क्षेत्र। तो स्थिर विद्युत चार्ज जो होता है उसमें क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है ओनली। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? ओनली विद्युत क्षेत्र होता है। कैपेसिटर इसका एक एग्जाम्पल है। कैपेसिटर जो आपका कैपेसिटर होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्थिर विद्युत क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी? ए ऑप्शन है 45 किलोवाट 2975 आरपीएम, बी ऑप्शन है 45 किलोवाट 1475 आरपीएम, और सी ऑप्शन है 45 किलोवाट 975 आरपीएम, और डी ऑप्शन है सभी समान आकार की होती है। तो देखिए, इंडक्शन मोटर की जो गति होती है एन जो होती है वो 120 एफ बाई पोल होता है। अब
जितने ज़्यादा पोल होंगे उतनी स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी अगर पोल ज़्यादा होंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कम होगी। और अब जिसके पोल ज़्यादा होंगे, अब मान लो ये अपने पास मोटर है, पोल ज़्यादा होंगे तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी एरिया ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा। तो यानी जिसमें पोल ज़्यादा होंगे उसका आकार बड़ा होगा और जिसमें पोल कम होंगे उसका आकार कम होगा। और जिसके पोल ज़्यादा होंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ से अब स्पीड किसकी कम है, सबसे कम स्पीड कौन सी है, किलोवाट रेटिंग आपके पास सेम है तो स्पीड सबसे कम किसकी है, 975 आरपीएम। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 45 किलोवाट और 975 आरपीएम जो है इसका आकार क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा जो ट्रांसफार्मर का पार्ट है वो नहीं है। तो ए ऑप्शन है टैंक, टैंक तो ट्रांसफार्मर का भाग होता है। बी ऑप्शन है कंजर्वेटर, तो कंजर्वेटर भी होता है। सी ऑप्शन है रेडिएटर, तो रेडिएटर भी होता है। एक्साइटर, एक्साइटर जो होता है वो ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं होता है। एक्साइटर किसका पार्ट होता है, एक्साइटर होता है अल्टरनेटर का। और ये क्या करता है, वर्क क्या करता है एक्साइटर, ये करता है फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। क्या करता है, फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आरपीएम में सिंक्रोनस गति के लिए सूत्र है। अभी मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था। यानी आरपीएम में गति के लिए सूत्र क्या होता है, एन बराबर 120 एफ बाई पी। यहाँ से एफ क्या होती है, एफ होती है आपकी आवृत्ति और पी क्या होती है, पोलों की संख्या। पी क्या होती है, पोलों की संख्या। तो एन बराबर 120 एफ अपॉन में पी कौन से फॉर्मूले में है, ए ऑप्शन है 120 गुना पी अपॉन में एफ। तो ये ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है 120 एफ बाई पी, तो ये आपका राइट आंसर होगा। यानी जो गति होती है वो पोलों की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है और फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी अगर आपने यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम करते हैं तो मोटर की स्पीड कम होती है। अगर पोलों की संख्या बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड कम होती है, अगर पोलों की संख्या कम करते हैं तो मोटर की स्पीड घटती है। यहाँ से आपको ये दो बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल प्लेट का उपयोग करता है। यानी जो बिजली का उत्पादन है सौर पैनल प्लेट के अंदर आप किसका उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन है आपके पास लोहा का, तो लोहा का नहीं करते हैं। बी ऑप्शन है कॉपर का, तो नहीं करते हैं। सी ऑप्शन है फोटोवोल्टाइक का। यानी सौर पैनल में आप किसका उपयोग करते हैं, फोटोवोल्टाइक का। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कॉपर लॉस के अनुपातिक होता है। यानी कॉपर लॉस जो है वो किसके अनुपात होता है। तो बता दूं, जो कॉपर लॉस होता है वो होता है आई स्क्वायर आर। यानी धारा की स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या होगा, आई स्क्वायर के, यानी धारा की स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता को डैश में व्यक्त किया जाता है। यानी बैटरी जो है, बैटरी की क्षमता को अपने किस में व्यक्त करते हैं, तो एम्पियर आवर में। यानी एम्पियर घंटे में बैटरी की दक्षता को व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक स्विच को हमेशा डैश के श्रृंखला में जोड़ा जाता है। यानी जो स्विच होता है उसको अपने किससे कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो स्विच को हमेशा फेज तार के सीरीज में लगाते हैं, यानी फेज के श्रेणी में लगाते हैं। इसको किस प्रकार लगाते हैं, तो देखिए जैसे आपके पास मान लो
ये एक आपके पास लैंप है, ये लैंप के 2 टर्मिनल हैं। और ये आपके पास क्या है, स्विच है। ये स्विच में 2 टर्मिनल है। यहाँ से आपके पास आ रहा है फेज और यहाँ से आपके पास आ रहा है न्यूट्रल। तो अपने क्या करेंगे, अपने फेज देंगे पहले स्विच में और स्विच से यहाँ बल्ब में देंगे और यहाँ न्यूट्रल इसको सीधा देंगे। और इसके अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार स्प्रिंग लगी होती है। जब अपने स्विच को ऑन करते हैं तो धारा यहाँ से प्रवाहित होती है, यहाँ से आती हुई बल्ब में से प्रवाहित होती हुई न्यूट्रल की ओर चली जाती है। तो आपका सर्किट पूरा हो जाता है। यानी स्विच को अपने हमेशा किस में लगाते हैं, तो फेज के श्रेणी में स्विच को लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता हो वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाती है। यानी जहाँ मैकेनिकल और अग्नि आवश्यक सुरक्षा की कौन सी वायरिंग की जाती है, तो वहाँ पे करते हैं नलिका यानी कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग का उपयोग करते हैं। और ये कंड्यूट वायरिंग कहाँ होती है, ये होती है दीवार के अंदर, दीवार में की जाती है। दीवार में यानी झिरी मार के, यानी इसकी पाइप को दीवार में के अंदर गाड़ कर की जाती है। और ये जो कंड्यूट पाइप होती है, कंड्यूट पाइप, इसकी लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 10 फीट। 10 फीट की ये क्या होती है, कंड्यूट पाइप होती है। और इसकी थिकनेस जो होती है, इसकी मोटाई वो होती है 1.2 mm होती है। और इसका व्यास जो होता है, व्यास होता है इसका 3 से 5 mm। यहाँ से आपको इतनी बातें याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जब 2 एम्पीयर विद्युत धारा एक 2 ओम प्रतिरोध के फिलामेंट में से गुजरती है तब मात्रा की ऊष्मा होगी। यानी जो ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, हीट होती है H बराबर I²R/T। यानी हीट क्या होती है, धारा की स्क्वायर। तो यहाँ से धारा कितनी है, 2 की स्क्वायर। और रेजिस्टेंस कितना है, 2। और टाइम अपने को देने, टाइम अपने मान लेते हैं 1। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, 2 की स्क्वायर कितनी होती है, 4, 2 गुणा 2, तो यहाँ से आएगा 8 वाट। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 8 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का गुण होता है। यानी स्टार जो कनेक्शन होता है, इस प्रकार जो स्टार कनेक्शन होता है, इसमें जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है। पहले तो अपने बात करते हैं लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज जो क्या होती है, वो √3 गुना होती है किसकी, फेज वोल्टेज की। अब फेज वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज को VPH से लिखते हैं, वो क्या होती है, लाइन वोल्टेज का √3 गुना होती है। यानी फेज वोल्टेज क्या होती है, लाइन वोल्टेज का √3 गुना होती है। जब आप इसका मान निकालोगे तो इसका मान आएगा 0.577, यानी 0.577। ये ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विद्युत वायरिंग में रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग, विद्युत वायरिंग है, उसके अंदर आप ग्राउंडिंग के लिए कौन से रंग कलर का तार का उपयोग करते हैं, तो हरे रंग के तार का उपयोग करते हैं। तो राइट डी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। यानी हरे रंग का अर्थिंग के लिए और ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है। लाल तार जो होता है, लाल तार ये किसका होता है, ये होता है फेज का। लाल तार फेज का होता है। पीला किसका होता है,
ये भी फेज का होता है, और नीला किसका होता है, ये भी फेज का होता है। ये किस में होते हैं, ये तीनों ये होते हैं 3 फेज सप्लाई में। आप पढ़ते हैं ना RYB, यानी रेड, येलो और ब्लू। और न्यूट्रल के लिए आप कौन सा कलर का उपयोग करते हैं, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का, यानी काले रंग के तार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शुद्ध प्रतिरोध सर्किट का पावर फैक्टर होता है, यानी शुद्ध जो रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, तो उसका पावर फैक्टर होता है इकाई, यानी यूनिटी। यानी पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है cos फाई। और आपको पता है कि रेजिस्टेंस होता है प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री। यानी वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर 0 डिग्री होता है, यानी धारा जो होती है वोल्टेज के इन फेज चलती है। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ से आपका पावर फैक्टर कितना आता है, यूनिटी यानी इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक पूरी तरह से चार्ज किए गए सीसा एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व लगभग होता है, यानी एक पूर्ण चार्ज लेड एसिड जो बैटरी होती है, सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व का मान होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2.10, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और विशिष्ट गुरुत्व जो होता है इसको अपने किससे मापते हैं, इसको मापते हैं हाइड्रोमीटर से, हाइड्रोमीटर से। और एक होता है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर से तो अपने इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व मापते हैं, और हाइग्रोमीटर से अपने क्या मापते हैं, आर्द्रता, यानी नमी की आर्द्रता जो होती है उसको अपने मापते हैं हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से मापते हैं विशिष्ट घनत्व यानी विशिष्ट गुरुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है, यानी केबल को जो होता है फिजिकली डैमेज से कौन बचाता है, तो फिजिकली डैमेज से बचाता है आर्मरिंग। ये ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। आर्मरिंग जो होती है केबल में किस प्रकार होती है, ये स्टील की पत्तियाँ होती है, पत्तियों के रूप में होती है, इस प्रकार पूरी केबल पे ये चढ़ी होती है। और ये क्या करती है, फिजिकली डैमेज से क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है केबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन एक सक्रिय घटक है, यानी इनमें से कौन सा एक्टिव जो है वो घटक है, तो ए ऑप्शन है आपके पास कैपेसिटर यानी संधारित्र, नहीं ये क्या होता है, ये तो पैसिव होता है। बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ये ट्रांजिस्टर वो क्या है, एक्टिव घटक है। इंडक्टर और प्रतिरोध, यानी इंडक्टर और ये भी क्या है, ये है पैसिव, यानी आर, एल और सी, ये तीनों आपके पास क्या होते हैं, ये होते हैं पैसिव यानी निष्क्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संतुलित 3 फेज प्रणाली के तीनों फेज के बीच कोणीय अंतर होता है, यानी जो 3 फेज प्रणाली होती है इसके बीच में जो कलांतर होता है वो कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इस प्रकार होता है, यानी तीनों के बीच यहाँ भी 120 डिग्री, यहाँ भी 120 डिग्री और यहाँ भी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक्स में एलसीडी का पूर्ण रूप है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। ये फुल फॉर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें डैश की डोपिंग सामग्री के रूप में डालना होगा, यानी पी प्रकार जो आपके पास सेमीकंडक्टर अर्धचालक है उसमें आप कौन सी अशुद्धि को मिलाते हैं, तो उसके अंदर आप मिलाते हैं त्रिशोजी अशुद्धि को। सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी त्रिशोजी ट्रेलावेट जो होती है उसको आप मिलाते हैं, और पंचशोजी जो होती है वो उसको किस में बनाते हैं,
उसको बनाते हैं एन टाइप में, यानी एन टाइप में पंचशोजी। और त्रिशोजी के अंदर कौन कौन सी अशुद्धि आती है? तो त्रिशोजी के अंदर आती है बोरोन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, यानी ये क्या है, ये त्रिशोजी मिलाई जाती है। और पंचशोजी के अंदर कौन कौन सी आती है? पंचशोजी के अंदर आती है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये पंचशोजी के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वोल्टेज रेटिंग बढ़ाने के लिए जेनर डायोड को डैश में जोड़ा जाता है। तो जेनर डायोड को किस में जोड़ते हैं? जेनर डायोड को पैरेलल में जोड़ते हैं और इसको रिवर्स वाइस में जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, केवल एक ही ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल लॉजिक गेट बनाया जा सकता है? यानी एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग करके तो कौन सा बनाया जा सकता है? तो नॉट गेट जो होता है वो एक ही प्रकार के ट्रांजिस्टर का उपयोग करके बनाया जा सकता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है 0.48, यानी 0.48 जो होता है ब्रिज रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर होता है। और हाफ वेव होता है, जो हाफ वेव का कितना होता है? वो होता है 1.21, ये होता है 1.21 होता है, ये होता है हाफ वेव का। और ब्रिज रेक्टिफायर का कितना होता है? 0.48। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को किस में जाना जाता है? तो कलेक्टर अनुपाई में। ये ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, यानी कलेक्टर फ्लावर्स के अंदर इसका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पश्च द्वितीयक अभिनेत्री की स्थिति के तहत हल्के डोप किए गए एक पीएन जंक्शन में भंजन अभिलक्षण को भंजन अभिलक्षण कहा जाता है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? तो इसको उच्च वोल्टेज यानी हाई वोल्टेज, यानी रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज, यानी रिवर्स बायस में वह अधिकतम वोल्टेज जहां डायोड में से धारा क्या हो, प्रवाहित होने लग जाए। यानी रिवर्स बायस में वह अधिकतम आरोपित वोल्टेज जहां धारा क्या हो, प्रवाहित होने लग जाए, क्या कहलाती है? ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 0.26 + 27 का मान द्विधारी में होगा। यानी 0.26 + 27 का मान बाइनरी में क्या होगा? तो दोस्तों मैंने बाइनरी के प्रति वीडियो बनाई है, प्लीज़ जाकर आप वहाँ देखिए। बाइनरी संख्याओं के जोड़, बाइनरी संख्याओं का घटाव, गुणा, भाग मैंने अच्छी तरह से वहाँ पे समझाया है। एक बार आप जाकर उसे वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 26 और जो 27, 26 और 27 कितना होता है? ये होता है 53, यानी 26 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53। अब अपने को 53 बनाना है, तो 53 अपने किस प्रकार बनाएंगे? अपने को कितना बनाना है? 53 बनाना है। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा। अब 53 बनाने के लिए आप इसमें क्या जोड़ें कि 53 बन जाए? तो एक तो 32 जोड़ेंगे, 32 और 16 कितने होते हैं? 48, 48 और 4 कितने होते हैं? 52, 52 और 1 53। अब जिनको जोड़ा है उनके नीचे अपनों ने 1 लिख दिया और जिनको छोड़ा है उनके नीचे 0। तो 8 के नीचे 0 और 2 के नीचे 0। तो यहाँ से आपके पास राइट आंसर क्या होगा? 1 0 1 0 1 1। आपका राइट आंसर क्या होगा? 1 0
1011 यानी सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। प्लीज़ दोस्तों, बाइनरी संख्याओं के जोड़ गुणा घटाव की वीडियो बनाई हुई है, उसको प्लीज़ आप जाकर के ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जुड़े गैल्वेनोमीटर का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग अपने किसके रूप में करते हैं, तो एम्पीयर मीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओम एम का कॉमन मोड गेन होता है। ओम एम का कॉमन जो मोड गेन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑसिलेटर के रूप में काम करने के लिए एम्पलीफायर के लूप गेन का कुल फेज शिफ्ट कितना होता है। तो कुल फेज शिफ्ट जो होता है वो होता है 360 डिग्री का होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीआरओ स्क्रीन पर विभाजन के संदर्भ में तरंग का वोल्टेज डैश वोल्टेज है। यानी जो सीआरओ का अपन उपयोग करते हैं, सीआरओ के अंदर जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, वो होती है पीक टू पीक वोल्टेज। पीक टू पीक वोल्टेज होती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी ये एक एसी की वेव फॉर्म है। सीआरओ एसी की पूरी वेव फॉर्म को प्रदर्शित करता है और यहाँ पे ये क्या प्रदर्शित करता है, ये करता है वी मैक्सिमम यानी पीक टू पीक। यहाँ से जो यहाँ तक मान है इसको प्रदर्शित करता है वी पीक टू पीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्यावसायिक ट्रांसमिशन लाइन में डैश के कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कंडक्टर इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन में किसका उपयोग करते हैं, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का उपयोग करते हैं। क्योंकि एल्यूमिनियम कंडक्टर का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हल्का होता है और इसकी कॉस्टली जो प्राइस होती है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए अपने एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। अगर अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर का आकार किस प्रकार होता है, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसका आकार क्या होता है, आकार होता है इसका आयताकार। आयताकार इसका आकार होता है, इसको बस बार बोलते हैं, बस बार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है। यानी स्थिर कंडीशन जो होती है स्टैंडर्ड स्टिल, इस कंडीशन में जो स्लिप का मान होता है वो कितना होता है, वो होता है इकाई। कितना, यहाँ से कितना होगा, इकाई होगा। अब इकाई कैसे होता है, स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है S बराबर NS NR अपॉन में NS। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। NS जो होता है वो होती है आपकी तुल्यकालिक गति और NR जो होती है वो होती है रोटर की गति। अब स्थिर कंडीशन में क्या होती है, रोटर की गति क्या होगी, रोटर की गति क्या होगी, वो होगी 0। यानी NR आपके पास क्या है 0, तो NS में से 0 माइनस NS, तो यहाँ क्या आएगा NS अपॉन NS। NS क्या होगा 1, यानी इकाई। स्टार्टिंग में स्लिप क्या होती है, तो 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मल्टीमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो मल्टीमीटर का उपयोग वोल्टेज मापने के लिए भी करते हैं, धारा मापने के लिए भी करते हैं और प्रतिरोध मापने के लिए भी करते हैं। तो यहाँ से आपके पास राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक 1500 वाट स्लिप्ड एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है। एक महीने में कितनी विद्युत इकाइयों की खपत होगी तथा एक महीने में 30 दिन मानते हुए। यानी आपको विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में पूछी है तो कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट में याद करने का होता है वाट इंटू घंटा अपॉन में 1000
और अपॉन में अपने दिन दिए हो तो दिन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास वाट कितना आ जाएगा, वाट है आपके पास 1500 वाट। और घंटे कितने हैं, घंटे 12 घंटे हैं। और दिन कितने हैं, दिन है आपके पास 30 दिन। अपॉन में 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल होगी। यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। पंद्रह तिया 45, और 45 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 45 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 450, 450 और 90 कितना हो जाएगा, 540 वाट। यानी 540 यूनिट जो होगी आपकी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कम्यूटेटर का हिस्सा है, यानी कम्यूटेटर किसका हिस्सा है। तो ए ऑप्शन है डीसी मोटर, बी ऑप्शन है इंडक्शन मोटर, सी है सिंक्रोनस मोटर और डी है ट्रांसफार्मर। तो कम्यूटेटर होता है ये किसका हिस्सा होता है, ये होता है डीसी मोटर का। अब कम्यूटेटर वर्क क्या करता है, कम्यूटेटर दो वर्क करता है, यानी ये एसी को डीसी में भी चेंज करता है और डीसी को एसी में भी चेंज करता है। अब ये अलग अलग वर्क करता है। एसी को डीसी में किस में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में करेगा डीसी जनरेटर में, और डीसी को एसी में किस में करेगा, ये करेगा डीसी मोटर के लिए। यानी ये दो वर्क करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। तो जनरेटर के डीसी जनरेटर के अंदर ये क्या करता है, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है, और डीसी मोटर में क्या करता है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में उच्चतम पराविद्युत क्षमता है। तो उच्चतम पराविद्युत क्षमता जो हो है वो SF6 गैस, एयर ASF गैस होती है। उसमें क्या होती है, उच्चतम पराविद्युत क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीटी का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो सीटी का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो करंट यानी धारा को मापने के लिए अपने सीटी का उपयोग करते हैं। सीटी की फुल फॉर्म होती है करंट ट्रांसफार्मर, यानी सीटी को अपने करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और ये कौन सा होता है, तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यानी अगर आपसे पूछ ले कि सीटी की प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में मोटा तार और कम टर्न, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग में पतला तार के अधिक टर्न का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।